Students, in this video, we are here to discuss about the part 2 of the previous chapter, that was weavers, smelters and factory owners. So this is the part 2 of that video. So we are starting with who were the weavers, यानी बुनकर कौन थे, बुनकर समाज कौन था. सो वीवर्स दे बिलोंग टू कम्युनिटीज़ दैट स्पेशलाइज इन वीविंग, यानी वो समुदाय जो वीविंग में क्या थी, एक्सपर्ट थी और कह सकते थे स्पेशलाइज थी. उनके जो स्किल्स थे, उनकी जो योग्यता थी, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक तरह से पास ऑन हुआ करती थी. जैसे कि तांटी वीवर्स कहाँ के, बंगाल के. जुलाहा कहाँ के, जुलाहा या फिर मोमिन कहाँ के, नॉर्थ इंडिया के. सेल एंड कई कोल्लार एंड देवांग ऑफ साउथ इंडिया, ये सभी वीवर की कम्युनिटीज़ थी जो वीविंग के लिए फेमस थी. फर्स्ट स्टेज प्रोडक्शन क्या था, कताई करना यानी स्पाइनिंग, यानी कि प्रोडक्शन का जो पहला स्टेज था वो क्या था, स्पाइनिंग. स्पाइनिंग क्या होता है, वर्क डन मोस्टली बाय वेमेन, यानी ये ज़्यादातर काम जो होता है वो वेमेन के द्वारा की जाती है. चरखा और तकली ये हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी घरेलू जो महिलाएं घर पे जिसका इस्तेमाल करके स्पाइनिंग किया करती थी. द थ्रेड वाज स्पन, पहले धागा की कताई हुआ करती थी चरखा पे और उसको तकली पे घुमाया जाता था. जब स्पाइनिंग का काम पूरा हो जाता था तो धागे को बुन करके कपड़े बनाए जाते थे वीवर के द्वारा, बुनकरों के द्वारा. इन समुदाय में, इन कम्युनिटीज़ में वीविंग जो था एक टास्क था, जो कि वीविंग वो काम था जो मेन के द्वारा किया जाता था. और कलर टेक्सटाइल के लिए जो धागे थे वो रंगाई किसके द्वारा होती थी, डायर के द्वारा, यानी कि जिसको रंगरेज भी कहा जाता था. प्रिंटेड क्लोथ, फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर नीडेड द हेल्प ऑफ ए स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर, यानी कि छपाई वाले जो कपड़ों के लिए वीवर को किसकी ज़रूरत पड़ती थी, ब्लॉक प्रिंटर्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिनको छिपीगर भी कहा जाता था. हैंडलूम वीविंग, यानी हाथ से जो बुनाई होती थी, एंड द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विथ इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, यानी इन सारे कामों में जो भी हुआ करती थी वो लाखों करोड़ों इंडियंस के लिए एक तरह से रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा था. अब ये डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ये जो टॉपिक है हमारा, कि जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका डिक्लाइन, उसका पतन कैसे हुआ. तो कॉटन इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में विकसित हो रही थी, उससे भारत के अंदर जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत तरीक़ों से प्रभावित हो रहे थे. पहला तो ये था कि इंडियन टेक्सटाइल को अब ब्रिटिश टेक्सटाइल से कम्पीट करना पड़ रहा था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में. दूसरा पॉइंट क्या था कि एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, यानी कि इंग्लैंड में टेक्सटाइल को भेजना अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हाई ड्यूटी जो थी वो इंडियन टेक्सटाइल पे ब्रिटेन के द्वारा लगाई जा रही थी. बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो कॉटन टेक्सटाइल बनाई गई थी वो सफलतापूर्वक इंडियन गुड्स को मतलब कि अपने ट्रेडिशनल मार्केट से बाहर निकाल दिया. यानी कि जो अफ्रीका में हमारा इंडियंस का जो ट्रेडिशनल मार्केट्स था, अमेरिका में और यूरोप में, वहाँ से हमारे जो सामान थे उसको एक तरह से पीछे छोड़ दिया. हज़ारों वीवर जो इंडिया के अंदर थे वो मतलब कि रोज़गार से वंचित हो गए. बंगाल के जो बुनकर थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए. इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज दे स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स एंड देयर एजेंट, यानी कि जो इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने इंडियन गुड्स को ख़रीदना बंद कर दिया था. अब उनके जो एजेंट्स थे दे नो लॉन्गर गिव आउट, यानी कि जो उनके एजेंट्स थे उन्होंने वीवर्स को एडवांस देना बंद कर दिया था. जो तबाह तंग जो वीवर थे, बुनकर थे, उन्होंने पेटिशंस लिखा सरकार को कि उनकी मदद की जाए. लेकिन अब तो और बुरे दिन देखने थे. 1830 तक ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ जो थे इंडियन मार्केट में छा गया था. वास्तव में 1880 तक 2/3 कॉटन क्लॉथ जो था वो इंडियंस के द्वारा जो पहने जा रहे थे वो कपड़े थे जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रहा था. अब इससे सिर्फ वीवर ही नहीं प्रभावित हो रहे थे, बल्कि स्पाइनर्स की जो कम्युनिटी थी वो भी प्रभावित हो रही थी. हजारों जो ग्रामीण महिलाएं थी जो जिनका मतलब जीवन यापन स्पाइनिंग कॉटन थ्रेड से हुआ करता था, अब वो भी जॉबलेस हो गई, वो भी रोजगारहीन हो गई. सो हैंडलूम वीविंग जो था दैट डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया,
पूर्ण रूप से तो ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि कुछ कपड़े जो थे, कुछ जो कपड़े के प्रकार थे, वो मतलब कि मशीन्स के द्वारा नहीं की जा सकती थी। मशीन कैसे साड़ी को इंट्रिकेट बॉर्डर के साथ, या फिर जो कपड़े परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से जो बुने जाते थे, वो ऐसे कैसे कर पाती मशीन्स। सो इन सब का जो डिमांड था, नॉट ओनली अमंग्स द रिच, सिर्फ अमीरों की ये मांग नहीं थी, बल्कि मिडिल क्लासेस की भी ये मांग थी। ऐसे कपड़े की डिमांड मिडिल क्लासेस के भीतर भी थी। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लोथ्स। अब जो गरीबों के द्वारा जो ज़्यादातर यूज में आता था, ऐसा भी नहीं था कि ब्रिटेन सब चीज़ बना दे रहा था, सारे कपड़े बना दे रहा था। अब हमने ये जो क्या कहते हैं, सोलापुर जो वेस्टर्न इंडिया में है, महाराष्ट्र में सोलापुर पड़ता है, और मदुराई जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, ये वो शहर थे जो कि इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ वीविंग, यानी वीविंग का जो नया सेंटर बन के उभरा 19वीं शताब्दी के अंत में। बाद में नेशनल मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से गुजारिश की कि आप इम्पोर्टेड टेक्सटाइल, जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं, इनकी क्या करो, मतलब कि इनको बायकॉट करो, और हाथ से जो कताई हुई है या फिर हाथ से जो बुने गए उन कपड़ों को अपनाएं, उसका प्रयोग करें। खादी जो था वो धीरे धीरे नेशनलिज्म का सिंबल बना भारत के अंदर। चरखा जो था वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और मतलब कि उस समय इतना प्रभावित हुआ इस चरखा, जो भारत का जो तिरंगा, उसमें चक्र, जो आज चक्र है उसके जगह पे ये चरखा हुआ करता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसी झंडे को, सेंटर में जो चरखा था, 1931 में अडॉप्ट किया। अब वीवर को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स एंड स्पाइनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, यानी वीवर को क्या हुआ जिन्होंने अपना जीवन यापन खो दिया था। उनमें से बहुत से जो वीवर थे वो एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि खेतिहर मजदूर बन गए। कुछ जो थे वो शहर में माइग्रेट किए काम की तलाश में, और बाकी जो थे वो मतलब कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, अमेरिका में प्लांटेशन के काम पे चले गए। कुछ जो थे इनमें से हैंडलूम वीवर्स थे, जिनको मतलब कि नए कॉटन मिल्स जो कि बॉम्बे में, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में स्थापित हुए, वहाँ पे उनको काम मिल गया। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज़ कॉटन मिल्स कम अप, यानी जो कॉटन की मिल थी अब वो उभर रही थी। कि पहला जो कॉटन मिल भारत के अंदर हुआ वो स्पाइनिंग मिल के रूप में 1854 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। शुरुआती 19वीं शताब्दी में बॉम्बे जो था वो इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में, यानी महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में स्थापित हुआ, जो रॉ कॉटन जो इंडिया से इंग्लैंड और चाइना में भेजा जाया करता था। ये मतलब कि ब्लैक सॉइल जो वेस्टर्न इंडिया का, इसके मतलब कि जहाँ पे कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल की तो बहुत ज़रूरत होती है। जब कॉटन टेक्सटाइल मिल उभर रहे थे, जब वो आ रहे थे, तो उनको मतलब कि रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहे थे, बहुत ही आसानी से मिल रहे थे। इसके बाद है कि बाई 1900, ये है स्मेल्टिंग का प्रोसेस। स्मेल्टिंग क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक बाय हीटिंग इट, यानी कि रॉक से मेटल को ऑब्टेन करना, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे उसको गला करके, पिघला करके, और मतलब कि इन ऑर्डर टू यूज़ द मेटल टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया बनाने के लिए। 1900 में 1900 तक लगभग 84 मिल स्टार्ट हुए बॉम्बे के अंदर। इनमें से ज़्यादातर जो थे वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन थे, जिन्होंने पैसा बनाया व्यापार के जरिए चाइना के साथ। मिल्स तो आए ही, बाकी शहरों में भी। पहला जो मिल था अहमदाबाद में वो 1861 में स्टार्ट हुआ। एक साल बाद मिल कानपुर में स्टार्ट हुआ, उत्तर प्रदेश, जिसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। कॉटन मिल्स का जो ग्रोथ हो रहा था, इससे मतलब लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। हज़ारों तादाद में जो गरीब किसान थे, आर्टिसंस थे, कारीगर थे, और जो खेतिहर मजदूर थे, वो शहर की तरफ बढ़े, क्योंकि उनको मिल में काम चाहिए था, इन मिल में काम करना चाहते थे। फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि शुरुआती दशक में टेक्सटाइल फैक्ट्री भारत के अंदर में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बहुत मुश्किलें हो रही थी। चीप टेक्सटाइल जो कि ब्रिटेन से आ रहा था, उसका मुकाबला करने में। ज़्यादातर देशों में गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सरकारों ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन किया। नए नए हेवी टैक्सेस लगा करके, इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ लगा करके। इससे क्या हुआ कि कंपटीशन
जो भी यहाँ पे लिखा हुआ इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, यानी जो इन्फेंट शिशु के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो छोटे भैया टाइप के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ थे उनसे किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं हो, इस तरह से हेवी ड्यूटीज़ लगा करके उन छोटे इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर था उसने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने मतलब कि लोकल इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया। पहला जो ये मतलब कि कॉटन फैक्ट्री का डेवलपमेंट भारत के अंदर देखा जा सकता था वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब टेक्सटाइल इंपोर्ट ब्रिटेन से एकदम से घट गया और इंडियन फैक्ट्रीज़ को कहा गया कि आप मतलब कि मिलिट्री सप्लाईज़ के लिए क्या करो, कॉटन बनाओ। अब जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील, यानी कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील। हमने मतलब कि इंडियन स्टील की कहानी शुरू की और आयरन मेटलर्जी कैसे बाय द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान, उसकी कहानी को सुन करके जो 1799 तक मैसूर पे राज किया, 4 युद्ध उसने लड़े ब्रिटिश के साथ और मर गए कैसे, हाथ में तलवार लिए ही वे। टीपू की जो लेजेंडरी स्वॉर्ड्स थी, यानी जो ये उनकी जो तलवार थी वो मतलब कि इंग्लैंड के म्यूजियम्स में रखी हुई थी। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल, उसका तलवार इतना स्पेशल क्यों था? जो तलवार था हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज, उसकी जो एज थी यानी उसके जो नोकीलापन था या फिर कह सकते उस पर जो धार था वो बहुत शार्प था, बहुत तेज़ तर्रार था और मतलब कि अपोनेंट्स का, विरोधी का होश उड़ा देता था। ये उसके जो तलवार की जो क्वालिटी थी वो एक स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील से बना हुआ था जिसको वुड्स कहते थे, जो कि पूरे साउथ इंडिया में मतलब कि प्रोड्यूस हुआ करता था, उस समय उसका उत्पादन हुआ करता था। जो ये जो वुड्स स्टील था ये इसका तलवार बनाया जाता था और इसका एज, इससे एज बहुत शार्प होता था। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। ये जो पैटर्न आया मतलब कि बहुत कम कार्बन कंटेंट जो होता है एक तरह से आयरन में मिला करके। फ्रांसिस बुचानन जो कि मैसूर गया 1800 के आसपास में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद और मतलब कि इस टेक्निक को स्टडी किया कि ये जो वुड्स स्टील था, ये जो स्टील था वो मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेज, यानी जहाँ पे भट्ठा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता था, उन सभी जगहों का दौरा किया और इन भट्ठों में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल यानी अलकतरा के साथ और इसको मतलब कि छोटे से मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। और थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इंगोट्स, और इसी से स्टील इंगोट्स का प्रोडक्शन होता था जिसका इस्तेमाल तलवार बनाने में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी किया जाता था। वुड्स जो है वो अंग्रेजी वर्जन है, दैट इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन। किस चीज़ का है? एंग्लिसाइज्ड वर्जन है किस कन्नड़ वर्ड का जिसका नाम है उक्कू। तेलुगु में उसको हुक्कू कहा जाता है और तमिल और मलयालम में उरुक्कू कहा जाता है जिसका मतलब है स्टील। भारतीय जो वुड्स स्टील है इसने यूरोपियन साइंटिस्ट को आकर्षित किया। माइकल फैराडे जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरर था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसने 4 साल मतलब कि इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टी को समझने में वेस्ट किया 1818 से 22 तक। वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस जो था वो मतलब कि दक्षिण भारत में बहुत ही विख्यात था एंड दैट वाज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं शताब्दी के मध्य में। कैन यू गेस वाई दिस वाज सो? ऐसा क्यों था? जो तलवार और जो हथियार बनाया जाता था, हथियार बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी वो इंडिया में ब्रिटिश के आने के बाद एक तरह से ख़त्म हो गई और आयरन और स्टील जो इंग्लैंड से आ रहा था वो इंपोर्ट बंद हो गया था और बदले में आयरन और स्टील जो था ये दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये चीज़ बनाई जा रही थी। अबेंडेंट फर्स्ट ने, अब गांव के अंदर भी भट्ठी जो था लोहा की, जो जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता था, उन भट्टियों को छोड़ के लोग जाने लगे। वुड्स स्टील का जो प्रोडक्शन था उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड टेक्निक जो था आयरन रिफाइनिंग की इस्तेमाल होती थी, लेकिन आयरन स्मेल्टिंग भारत के अंदर जो था एक्सट्रीमली कॉमन था 19वीं शताब्दी तक। बिहार में और मध्य भारत में ख़ास तौर पे हर ज़िले में क्या था, लोहा पिघलाने वाले थे जो ओर का, आयरन ओर का इस्तेमाल करके, है कि नहीं, और तरह तरह के औजार
डेली यूज का बनाया करते थे। जो भट्ठा हुआ करता था वो ज़्यादातर मिट्टी का या फिर जो ईंटा का बना हुआ करता था, और वहीं पे स्मेल्टिंग का प्रोसेस हुआ करता था। और औरतें क्या करती थी, दे वर्क द विलोज पंपिंग एयर दैट केप द चारकोल बर्निंग, यानी कि चारकोल को अलकतरा लगातार जलते रहे, उसको धुआं हवा देने का काम किया करती थी। एंड आफ्टर दैट दिस पिक इज रिगार्डिंग द कम्युनिटीज लाइक अगरिया कम्युनिटी, जो कि आयरन स्मेल्टिंग में एक्सपर्ट है। बाय द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में क्या था कि क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज इन डिक्लाइन, ये जो कारीगरी थी आयरन स्मेल्टिंग की वो पतन पे थी। ज़्यादातर गाँव में क्या था, ये जो भट्ठा था उसका मिसयूज हुआ, और जो आयरन जो था उसका प्रोडक्शन भी डाउन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? एक कारण तो ये था कि नए कानून आए गए, जो जंगल के कानून आए। चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लोगों को रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री करने से मना कर दिया। अब आयरन स्मेल्टर्स, उनको अब चारकोल के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगा? जो लोहा पिघलाने वाले थे उनको अलकतरा जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगा? अब उनको आयरन ओर भी कहाँ से मिलेगा? अब कानून, जो जंगल पे कानून लगा था उसको चीट करते हुए कभी कभी वो जंगल में घुस भी जाया करते थे रहस्यमय तरीके से, लकड़ियाँ भी ले आते थे। लेकिन उनका ये जो पेशा था, व्यवसाय था, लंबे समय तक ऐसे चलना नहीं था। इनमें से बहुतों ने जो अपना कारीगरी थी छोड़ दिया और अपने दूसरा जीवन यापन की तरफ देखने लगे। कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट ने जो सरकारें थी उसने मतलब जंगल को अनुदान दिए, जंगल में जाने की इजाज़त दी, लेकिन आयरन स्मेल्टर्स को मतलब कि हाई टैक्स पे करना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। हर जितना भट्टा वो इस्तेमाल करते थे उस हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ता था। इससे उनका इनकम भी रिड्यूस हो गया। मोर ओवर 19वीं शताब्दी तक आयरन और स्टील जो था वो ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जा रहा था। जो लोहार थे भारत के अंदर, उन्होंने ये जो आयात किए हुए लोहे था इनका इस्तेमाल कर रहे थे, बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे। और क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि आयरन का जो डिमांड था वो लोकल स्मेल्टर के द्वारा मतलब क्या हुआ, एकदम से लो हो गया। अब इसकी मांग नहीं की जा रही थी। शुरुआती 20वीं शताब्दी में जो कारीगर थे उन्होंने आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करना है कि नहीं, उनको एक नई तरह की कंपटीशन फेस करनी पड़ रही थी, नई तरह की चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही थी। अब ये जो नया टॉपिक है दैट इज़ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया। अब 1904 का वक्त था, गर्मी के महीने में अप्रैल में चार्ल्स वेल्ड, ये एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोराबजी टाटा, ये जो सबसे बड़ा बेटा जमशेदजी टाटा का, ये छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे। किसके तलाश में? आयरन और डिपॉजिट्स के तलाश में। उन्होंने मतलब साथ में बहुत समय व्यतीत किया और इसी तलाश में कि उनको कुछ आयरन ओर का वो मिल जाए, मतलब कि स्रोत मिल जाए, सोर्स मिल जाए, और भारत के अंदर वो आयरन और स्टील प्लांट को स्थापित कर सके। जमशेदजी टाटा ने निर्णय लिया कि अपना वो मतलब कि ज़्यादातर जो पैसा है वो किस पे लगाएगा, एक अच्छा सा आयरन और स्टील इंडस्ट्री भारत के अंदर बनाने में। लेकिन ये बिना सोर्स को आइडेंटिफाई किए नहीं हो सकता था। एक दिन घूमते घूमते उनको जंगल में वेल्ड और टाटा को, दोराबजी को एक गांव की तरफ आए, जहां पे उन्होंने पाया कि कुछ लोग, मर्द और औरत क्या कर रहे थे, टोकरी में भर के आयरन और ले जा रहे थे। ये लोग कौन थे? अगरिया कम्युनिटी, जिसके बारे में मैंने पीछे पढ़ा है। जब उनको पूछा गया कि कहाँ पे आपको मिला है, तो अगरिया कम्युनिटी ने कहा कि उनको एक पहाड़ी पे मिला जो थोड़ी यहाँ से दूरी पे है। जो वेल्ड थे और दोराबजी वो उस जगह पे पहुँचे, उस पहाड़ी के पास पहुँचे, और मतलब कि उन्होंने मतलब जियोलॉजिस्ट जो थे वेल्ड, उसने ये घोषणा की, उसने डिक्लेयर किया कि एट लास्ट उनको ये वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। राजहारा जो पहाड़ी थी वहाँ पे दुनिया का सबसे बेहतरीन आयरन ओर मिल रहा था। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि वो जो रीजन था वो ड्राई था, और वाटर जो थी, किसी भी इंडस्ट्री चलाने के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है, एंड वाज नॉट और वाटर की कहीं आसपास कोई सुराख नहीं था। टाटाज हैड टू कंटिन्यू विद देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस। अब वो बेहतर जगह की तलाश में थी जहाँ पे वो फैक्ट्री उसके पास में लगा सके। अगरिया ने उनकी मदद की और आयरन ओर के सोर्स को पाने में, जिससे बाद में मतलब कि भिलाई स्टील प्लांट को भी आयरन ओर मिल सका। कुछ साल बाद लार्ज एरिया जो उस जंगल का क्लियर किया गया सुवर्णरेखा नदी के पास में,
वहाँ पे फैक्ट्री को बैठाया गया एंड एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो थी जमशेदपुर में स्थापित की गई। यहाँ पे देयर वाज वाटर नियर इस आयरन ओर डिपॉजिट के पास में पानी भी मौजूद था। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो थी टिस्को, जो कि 1912 में आयरन स्टील को प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। टिस्को जो सेटअप किया गया और 19वीं शताब्दी तक इंडिया जो था स्टील इंपोर्ट कर रहा था, डेट वाज मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन। रेलवेज के अंदर भी रेलवेज का भी क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ एंड दे हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स। अब रेल के लिए जब ब्रिटेन प्रोड्यूस कर रहा था उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट टिस्को के द्वारा क्रिएट किया गया। लंबे समय तक ब्रिटिश एक्सपर्ट जो थे इंडियन रेलवेज में, वो इसको मानने से अनिच्छुक थे कि गुड क्वालिटी स्टील जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है। बाय द टाइम टिस्को जो था दैट वाज सेटअप द सिचुएशन was changing, टिस्को was सेटअप द सिचुएशन was changing। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और स्टील जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस किया जा रहा था दैट नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वार इन यूरोप। अब उसको यूरोप के जो वार चल रहे थे उसको मीट करना था, इसीलिए ब्रिटिश इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन। ब्रिटिश स्टील जो था इंडिया के अंदर वो आना बंद हो गया एकदम से और इंडियन रेलवे जो थी वो टिस्को की तरफ मुड़ गई रेल के सप्लाई को लेकर के। जैसे वार मतलब सालों तक चला, टिस्को ने क्या किया, वो सेल्स और कैरेज प्रोड्यूस किया वार के लिए। 1919 तक कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो 90% जो स्टील थी वो टिस्को से खरीद रही थी और ओवर टाइम टिस्को जो था वो बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बना ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। इन द केस ऑफ आयरन स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट इनटू इंडिया। अब भारत के अंदर क्या था, आयरन स्टील का बात होता या टेक्सटाइल की बात होता, भारत के अंदर जब ब्रिटिश इंपोर्ट ख़त्म हुआ तभी जा कर के भारत के अंदर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन संभव हो पाया। सो आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज, दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड एंड आफ्टर। ऐसा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ और उसके बाद हुआ। जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन डेवलप हुआ और इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रांगर बनी तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी और struggling to retain its control over India, British government had to concede many of these demand in the last decades of colonial। और कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिशर की जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन प्रभावित हुआ, बढ़ा गया, तो वैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट को इन इंडस्ट्रीज की बात माननी पड़ी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर हैज़ फिनिश। सो थैंक्स अ लॉट।